इसी के थ्रू सारी लेनी है। मतलब मेकअप करना है। मेकअप करना है। मतलब मेरे वेबसाइट। सामने बोला है, किसी और के सामने जब इंटरव्यू देने जाओ तो कहीं भी ऐसे ना बोल देना कि मेकअप है। इसको मेनली हम लोग स्टाइल शीट बोलते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो जितना भी डिज़ाइन होता है, जितना भी हमारा यूआई बन रहा होता है, वो सारा सीएसएस के थ्रू हो रहा होता है। मेकअप ना बोलना नेक्स्ट टाइम किसी के सामने। ठीक है। अच्छा जी, तो आज से क्या सीन है? आज से हम लोग अपनी जो है सीएसएस को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी जो है लाइबा ने फुल फॉर्म बताई है हमें, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। एचटीएमएल की क्या थी? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी हमारे पास, जो हमारी एचटीएमएल थी। और एचटीएमएल क्या था हमारे पास? एक एप्लीकेशन का पूरा कह लो स्ट्रक्चर, कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। हेडर है, उसका नेविगेशन बार है, सर्च बार है, बटन्स हैं, उसके ऊपर लिंक्स लगे हुए हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास, वो सारी सारी एचटीएमएल के अंदर आ जाते थे। ठीक है। उनका वो स्ट्रक्चर था। बट अगर उन्हीं सब चीज़ों को हमें कुछ डिज़ाइन करना है, थोड़ा सा भी डिज़ाइन करना है, उनकी हाइट विड्थ सेट करनी है, उनको कलर देना है, उनको बैकग्राउंड कलर देना है, उनका फॉन्ट साइज चेक करना है, फॉन्ट फैमिली चेक करनी है उनकी, वो सारी सारी जो चीज़ें हैं ना, वो हम लोग अपनी सीएसएस के अंदर करते हैं। खैर, इसके अलावा भी सीएसएस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है अपना थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं। सीएसएस के थ्रू जो है हम लोग अपनी जो है एप्लीकेशंस को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन नसर, रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं? क्यों? मैंने बताया था ना, फर्स्ट क्लास में बताया था। और कोई रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस? जो हर डिवाइस पर ठीक है। एग्जैक्टली है रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस। ये अब हमारी जो रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस होती हैं वो ऐसी होती हैं जो कि आप किसी भी डिवाइस के अंदर ओपन करो। मैं हाँ, उसका जो व्यू पोर्ट होता है, अगर मैं अपने सेलफोन पे ओपन करता हूँ तो वो वहाँ पर ठीक ठाक चलेगी। ऐसा नहीं है कि उसका फॉन्ट साइज बिल्कुल मेरे लैपटॉप जैसे ही होगा, जैसे अगर मैंने मोबाइल पर ऑन की। ऐसा नहीं है कि उसकी जो विड्थ है वो फुल 100% होगी तो मेरा कंटेंट जो है ना मेरी स्क्रीन से भी बाहर निकल रहा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कोई एप्लीकेशन होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है वो हमारी। ठीक है। ये सारे कुछ जो काम है हमारे पास, वो सारे हम लोग करते हैं अपनी सीएसएस के थ्रू। एनिमेशन भी सीएसएस के अंदर होती है, और एनिमेशन हमारे पास जेएस के अंदर भी होती है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आज जरा इधर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा बैच है A24, और जिसके अंदर जो है हमारे पास एक कोर्स है वेब डेवलपमेंट का। और कल हमने बस असाइनमेंट की थी अपनी, और कुछ भी नहीं किया था। तो आज मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक नया फोल्डर बना रहा हूँ यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट एन करके, और यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, अपना CSS डाल देते हैं। ठीक है। CSS नाम से मैंने क्या काम किया, अपना एक फोल्डर बनाया, ज़रा इसको ओपन विद कोड कर लेते हैं। और ये जो है हमारे कोड के अंदर ओपन हो जाएगा, VS कोड के अंदर। चलें जी, ये इतना सा काम हो गया। और खैर, अगर आप लोग इस तरह से नहीं भी यूज़ करते हो, बाय एनी चांस आप लोगों का ये ऑप्शन नहीं भी आ रहा, तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, अपने ऊपर पाथ में जाओ। यहाँ पे जो होता है पाथ आपका, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आके लिखो CMD। इसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं हम लोग। एंटर करो इस चीज़ को, तो आपके सामने कुछ इस तरह का मॉडल खुल के आएगा। CMD लिखा मैंने और एंटर किया है, तो मेरे सामने कुछ इस तरह का मॉडल आ चुका है। मेनली ये होता है हमारे पास एक ऐसा टर्मिनल जिसके अंदर जो है हम लोग अपना कोई भी अगर हमें काम करना है ना, हम लोग कमांड्स के थ्रू काम करते हैं। अभी तो हम लोग जो है विंडोज़ को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, हम लोग अपना सारा का सारा GUI यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास मेरी दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक GUI और एक CLI। ठीक है। GUI क्या चीज़ होती है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या चीज़ होती है? हमारी विंडोज़ कि इसमें मुझे जितना भी काम करना है ना, मैं क्या काम करूंगा, मैं क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, बस इन दोनों बटन के थ्रू मैं सारा अपना काम कर सकता हूँ। ऐसे ही है ना, कीबोर्ड के अंदर कुछ बटन हो गए, मैं उनके थ्रू अपना सारा काम कर सकता हूँ। ये मेरा GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमारे पास होता है एक तरह का CLI, कमांड लाइन इंटरफेस उसको बोलते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर क्या चीज़ होती है, हमें कोई भी किसी भी तरह का भी काम करना है ना, हम लोग कमांड लिख के काम करते हैं। कमांड लिखकर किस तरह से काम करते हैं, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे आके मेरा एक फोल्डर बनाना है, तो अगर मैं GUI को यूज करता हूँ तो मैं क्या काम करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे न्यू पर क्लिक करूंगा, और ये फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दूंगा, मेरा फोल्डर बन जाएगा यहाँ पे आके। ऐसी है। बट अगर मैं यही चीज जो है ना मेरे कमांड लाइन के थ्रू करूँ, तो मैं यहाँ पे आगे एक कमांड डालूंगा, और वो कमांड होगी MKDIR, और मेरे आगे फोल्डर का नाम मैं कहता हूँ न्यू फोल्डर। सही है। और एंटर करो, मेरा पीछे फोल्डर बन जाएगा, न्यू फोल्डर। ठीक है। अगर मुझे अपनी किसी भी तरह की कोई फाइल बनानी है यहाँ पे आके, तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहीं पे रह के अपना लिख सकता हूँ, टच करो मेरी index.html की फाइल, और एंटर करता हूँ अगर मैं इस चीज़ को, तो यहाँ पे एक index.html की फाइल बन जाएगी। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा RM, रिमूव करो इस चीज़ को, किसको, मेरी index.html की फाइल को। एंटर करूंगा, ओके, RM आई थिंक सो ये नहीं थी, ये शायद रिमूव थी पूरी, एग्जैक्ट इसकी कमांड याद नहीं आ रही,
बट कुछ इसी तरह की थी। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना हमारे पास, ये सारी होती हैं CLSI यहाँ पे क्लियर करने के लिए। ये सारी क्या चीज़ें होती हैं, हम लोग कमांड्स को यूज़ करते हैं अपना हर एक टास्क परफॉर्म करने के लिए। और मेनली जब आप लोग उबंटू को यूज़ करते हैं, किसी ने यूज़ किया उबंटू को कभी? नहीं किया, आपने किया हुआ है, आपको भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि उसमें हमें हर एक काम जो है ना कमांड के थ्रू करना पड़ता है। हमारा जो उबंटू है उसमें कोई किसी भी तरह का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है हमारे पास। अगर हमें कोई एक फाइल बनानी है, कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी है, अब तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, उस एप्लीकेशन के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसे ही है। बट जब उबंटू को यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे हम लोग उसको भी इंस्टॉल करते हैं कमांड के थ्रू। कमांड लिखेंगे तब जाकर वो इंस्टॉल होगा, डाउनलोड होगा हमारा, कमांड के थ्रू वो इंस्टॉल होगा हमारा। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कमांड्स आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके जो हमारा काम है ना, आगे जाके हमारा ऐसे इतना GUI में काम होता नहीं है। और वैसे भी प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर CLI को यूज़ करते हैं, दिखने में भी अच्छा लगता है, ऐसे ही है ना। तो इसलिए GUI को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा CLI को यूज़ करूँ मैं। और आगे जाके जब हमारा रिएक्ट आ जाएगा, जो हमने करना है आगे जाके कवर रिएक्ट में, और रिएक्ट के आगे बाद सारा जो बैकएंड होगा वो सारा कमांड्स के थ्रू होगा। ऐसे मैं कोई ये GUI को यूज़ नहीं करूँगा, भले ही मैं विंडोज़ को यूज़ करूँगा, बट मैं GUI को यूज़ नहीं करूँगा। वहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होगा, मेरा सारा सारा CLI के ऊपर काम हो रहा होगा। ये जितनी भी कमांड्स हैं, ये सारी सारी लिनक्स से कमांड आई हैं हमारे पास, ठीक है, उबंटू से कमांड आई हैं। ये इसकी कोई अपनी खुद की कमांड नहीं है विंडोज़ की। विंडोज़ सारा GUI के ऊपर ही बेस करता है बस हमारे पास। डन है? तो बस इनको हम लोग करते हैं ख़त्म। फिलहाल मैं अपना GUI को ही यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा था कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं कमांड्स के थ्रू। और कमांड्स को यूज़ करने का आपके पास एक ये भी अच्छा फ़ायदा है कि आप क्या काम कर सकते हो, आप एक मिनी सर्वर के ऊपर काम करना सीख जाते हो। मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले कोई चीज़ बताई नहीं है, मिनी सर्वर क्या चीज़ है, बट आप लोग इसको इस तरह से लेकर चलो कि जब हम लोग अपनी एप्लीकेशन एक बना रहे होते हैं ना, और आगे जाके जब हमें अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, डिप्लॉयमेंट क्या चीज़ थी कि अगर हमारी एप्लीकेशन को हमें लाइव करना है, कोई भी आकर मेरे बारे में सर्च करते हैं harisali.com, तो उसको मैं मिल जाना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा जो है, मैंने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया है। हम लोग अपनी एप्लीकेशंस को जो डिप्लॉय करते हैं वो भी एक तरह के सर्वर के ऊपर करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं गूगल पर जाऊं और ऐसे में अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दूं। ऐसा समझो कि गूगल के ऊपर भी मुझे एक तरह का जो स्पेस है ना वो परचेज करना पड़ता है। अब एक तरह का एरिया परचेज करना पड़ता है जहां पे मैं अपनी एप्लीकेशन को जो है ना डिप्लॉय कर सकता हूं। उसको हम लोग बोलते हैं हमारी होस्टिंग, ठीक है, कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने होस्ट की हुई है यहाँ पे, ठीक है। उसको हम लोग होस्टिंग बोलते हैं। और वो जो होस्टिंग के लिए सर्वर होता है ना, वो मैं बात कर रहा हूँ, मिनी सर्वर उसको बोलते हैं हम लोग। तो क्या काम करते हैं, उबंटू के अंदर जो कमांड्स है ना, जितनी भी हम लोग यहाँ पे आके कमांड्स यूज करेंगे आगे जाके, कुछ उसी तरह की कमांड्स हमारे उस मिनी सर्वर के लिए भी यूज होती हैं, डिप्लॉयमेंट के लिए भी। तो इसलिए अगर हम लोग अभी से इस पर काम स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पे हमें मसला नहीं बनेगा फिर। खैर मैं आप लोगों को डिप्लॉयमेंट ज़रूर सिखाऊंगा, फ्रंट एंड की भी और बैक एंड की भी। और गिटहब का आइडिया है किसी को? है? तो हम लोग इंशाल्लाह गिटहब भी जैसे यहाँ पे अपने अपने सेट करेंगे। अभी तो मैं जो हूँ, मैं अपने कोड्स को वैसे ही गिटहब के ऊपर अपलोड करता होता हूँ। आगे जाके मैं इंशाल्लाह एक पूरी क्लास रखूँगा ताकि हमें गिटहब का भी पूरा आइडिया हो कि गिटहब है क्या चीज़। स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग काफ़ी इधर उधर की बातें हो गई हैं। जो बनाया मैंने डिलीट कर दिया था, वैसे न्यू फोल्डर बनाया था मैंने। CSS का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया था, वो कमांड डाल के एक, ठीक है। वापस से मैं कमांड को यूज करूंगा और अपना VS कोड ओपन करना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। वैसे हम लोग क्या काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद कोड कर देते हैं। GUI में, CLI में क्या काम करेंगे, अपना ये पाथ ऊपर जो है इसको सिलेक्ट कर लो, और इसको जो है आप क्या काम करोगे, यहाँ पे आके लिख दोगे आप अपना CMD और एंटर, आपका एक तरह का ये खुल जाएगा, ठीक है। और मेरी वैसी आदत है, मैं CLS ऐसी कमांड डालता रहता हूँ ताकि क्लियर करके हो जाए मेरा टर्मिनल सारा का सारा। और यहाँ पे आके हम लोग क्या काम करते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं कोड स्पेस डॉट, इसका ये मतलब होता है कि आप अपने इस फोल्डर को आपका जो डिफॉल्ट एडिटर है, हमारा VS कोड है इस टाइम पे डिफॉल्ट एडिटर, उसमें ओपन कर दो। आपको सेट करना पड़ेगा अपना डिफॉल्ट एडिटर फिर। मैं डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ कि जो आपका डिफॉल्ट एडिटर होगा उसमें ये ओपन होगा, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, कोड डॉट किया और एंटर किया, मेरा ये फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ऐसे काम करने में मजा आता है हमें, ठीक है। खैर आप लोग भी वो भी यूज कर सकते हो, राइट क्लिक करो और ओपन विद कोड करो, ऑप्शन है हमारे पास वो भी, बट मैं मेनली ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ आते हैं, आज का हमारा जो मेनली काम है वो है, हम लोगों ने अपनी CSS को स्टार्ट करना था, और हम लोगों ने बस उसका जो है एक बनाना है, फोल्डर बनाया है, और उसके ऊपर आकर हमें सारा काम करना है, ठीक है। आज
तो इधर आ रहा हूँ मैं और इधर आकर मैं अपनी एक index.html की फाइल बना रहा हूँ, वरना आप लोग वो कमांड यूज़ कर सकते हो, टच की कमांड जो मैंने आपको दी है, index.html, ठीक है। और अब यहाँ पर आओ जरा, मुझे अपना वो सारा का सारा कोड लेकर आना है। किस तरह से लाना था? एक्सक्लेमेशन मार्क था यार, रिप्लाई दस्ती आना चाहिए, ऐसे वेट नहीं होना चाहिए एक सेकंड का, ठीक है। इधर आके हम लोग क्या काम करते हैं? CSS करते हैं और बस स्टार्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर काम सारा। हमें पता है कि हमारा जो भी काम होगा, हमें जो भी अपना स्ट्रक्चर बनाना है वो बॉडी के अंदर रहकर बनाना है। अब CSS के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ और ऐसे मैं आपको कोई स्लाइड्स नहीं दिखाना चाहूँगा, बस थोड़ी बहुत इसके बारे में बातें हैं जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। CSS जो है ना, हमारे पास इसको यूज़ करने के हमारे पास मेनली 3 तरीके होते हैं। हमारे पास जो HTML है, अगर हमें अपनी HTML के ऊपर अपनी CSS को अप्लाई करना है, हमारे पास 3 तरह के तरीके होते हैं। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। ये तीनों तरीके हैं हमारे पास। यहाँ पे एक एक करके तीनों को देखेंगे, ठीक है। तो बॉडी के अंदर आते हैं। मैं क्या काम कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे आके अपना एक div का टैग ऐड कर रहा हूँ, और हमें पता है div का टैग क्या है। डिवीजन टैग है हमारे पास, जो कि एक ब्लॉक एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास एक div का टैग, ठीक है। और इस div के टैग के अंदर मैं क्या काम करता हूँ? अपना एक p का टैग ऐड करता हूँ, और उसके अंदर मैं lorem करके कुछ अपना कंटेंट ऐड कर रहा हूँ। कितने वर्ड्स? 50 वर्ड्स का, ठीक है। एंटर। और ये मेरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो रहा है। और जी मैंने आपको शॉर्टकट की बताई हुई है रैप करने के लिए इस चीज को, ठीक है। डन है। तो ये आ चुका है हमारे पास एक पैराग्राफ। और क्या हो कि मैं इसके साथ जो है एक बटन भी बनाना चाहूँ, तो एक बटन मैंने बना दिया है जिसमें मैं लिख रहा हूँ मेरा रीड मोर और सेव। और जरा इसको लाइव करते हैं, चेक करते हैं कि ये बनाता क्या है हमें। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफ पर है। अच्छा जी, तो हमने क्या काम किया है यहाँ पे आके अपना एक पैराग्राफ का टैग ऐड किया, और उसके बाद एक बटन का टैग ऐड किया है। और हमें पता है कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या है। बटन जो है हमारा वो कौन सा एलिमेंट है? बटन हमारा ब्लॉक एलिमेंट है नसर, है ना? बिल्कुल नसर सही बात करें, बटन हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, बटन हमारा इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। बटन हमारा इनलाइन एलिमेंट है, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो कि एक ही अपना उनके पास जितना कंटेंट होता है वो उतना स्पेस कवर करते हैं, आगे स्पेस कवर नहीं करते हैं। इसको मैं अगर डुप्लीकेट करता हूँ इतने बार, 5 बार मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, सेव करो, ब्राउजर में आओ, चेक करेंगे एक ही रो के अंदर अगर ये चीजें आ रही हैं तो वो मेरा इनलाइन एलिमेंट हुआ ना, ठीक है। और मेरा जो पैराग्राफ है वो ब्लॉक एलिमेंट है। अच्छा, इसके बारे में तो मैं बाद में आऊंगा। आप लोगों को एक चीज मैंने पहले नहीं बताई, अब मैं बता रहा हूँ। एक टॉपिक है हमारे पास, हमारा क्लासेस और आईडीज। अब ये क्या चीजें हैं, इनके ऊपर जरा बात करते हैं। पैराग्राफ है मेरे पास यहाँ पे आके, और मैं कुछ 3 से 4 और पैराग्राफ ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। p मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा हूँ मैं। हमें पता है ये क्या है, एमिट है हमारी, क्योंकि क्या काम करती है, हमें शॉर्टकट्स दे देती है कि आप शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो। p मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 4 मेरे पास पैराग्राफ के टैग लग जाएंगे, और एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह से लग गए हमारे पास, ठीक है। आज जरा इधर, तो इधर आकर मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करता जाऊंगा, और मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी को यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे आके। मेरा फर्स्ट पैराग्राफ सही है, बट बाकी मैं चेंज करूंगा। रीड मोड का बटन तो मैंने वैसे ही लगा दिया ना, वो जेएस के थ्रू होगा लॉजिक, वो मैंने ऐसे ही बस यहाँ पे स्ट्रक्चर उसका बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे आके मैं सेकंड कर रहा हूँ, यहाँ पे आके जो है मैं थर्ड कर रहा हूँ, इधर आकर जो है मैं फोर्थ कर देता हूँ बस, और इसको भी बंद करते हैं। इधर आकर मैंने कर दिया है फोर्थ। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, तो कुछ इस तरह से हमारे पास चीज़ें आ रही है। इसमें तो कोई मसला ही नहीं है हमें, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं हम लोग अपनी CSS के अंदर, और CSS के अंदर जो है ना, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपनी जो है इनलाइन स्टाइल के बारे में। ब्लॉक और क्या कहते हैं, क्लासेस और आईडीज, इसका टॉपिक इसी के अंदर कवर होगा हमारा, ठीक है। तो इनलाइन स्टाइल क्या होता है? इनलाइन स्टाइल हमारे पास होता है कि आप अपने टैग के अंदर रहकर ही अपने स्टाइल को एज एन एट्रीब्यूट ऐड कर दो, तो वो हमारा इनलाइन एलिमेंट है। अगर हमारा एक टैग है, जैसे कि हमारा ये पैराग्राफ का टैग लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और हमें पता है कि एट्रीब्यूट हम लोग कहाँ ऐड करते थे पैराग्राफ में? टैग्स के अंदर, यहाँ पर ब्रैकेट से पहले, जहां पर हमारी ब्रैकेट बंद हो रही है, हम लोग वहां पर अपना एट्रीब्यूट एक ऐड करते थे। जो हमारा इनलाइन स्टाइल होता है ना, इनलाइन स्टाइल हमारा वो स्टाइल होता है जो कि आप यहां पर एज एन एट्रीब्यूट अपने स्टाइल को ऐड कर देते हो, इसी के अंदर ही ऐड करते हो।
एग्जैक्टली एक ही लाइन में, एक ही टैग के अंदर रखकर। और आप क्या काम करते हो, अपना स्टाइल नाम से एक एट्रीब्यूट है हमारे पास, स्टाइल नाम से ही मैं वो यूज करता हूँ, बिल्ट इन है ये भी। इसको हम लोग इनलाइन स्टाइल कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या काम किया, स्टाइल लिखा और इसको एज एन एट्रीब्यूट डाल दिया यहाँ पे आके। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आके अपना बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड माइनस कलर, कॉलन करते हैं इस चीज को, और मैं रेड कर देता हूँ यहाँ पे आके। सही है, सेव करो, ब्राउजर में आओ तो रेड कलर लग गया हमारे पास यहाँ पे। डन है। अब यहाँ पे एक ये चीज देखो, मैं फिलहाल और के सीएसएस की ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं दूंगा, बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, बट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो मैंने फिलहाल इस टाइम पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी दी है सीएसएस की, और ये हो चुका है। क्या हो, मुझे कुछ और प्रॉपर्टीज देनी हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरा कलर, कलर कलर फॉन्ट कलर नहीं, कलर की प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। कलर मेरा व्हाइट कर दो, सही है, सेव। ये व्हाइट कलर हो गया मेरा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसका जो है ना थोड़ा सा साइज बढ़ाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे आपने सीएसएस की प्रॉपर्टीज नहीं देखनी है कि मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने देखना है मेरा ये वाला स्ट्रक्चर, कि मैं स्ट्रक्चर किस तरह से बना रहा हूँ मेनली, बस, ठीक है, कि मैं सीएसएस से ऐड किस तरह से कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज बाद में हम लोग देखते रहेंगे। तो कलर हमने व्हाइट किया, उसके बाद मैंने अपना जो फॉन्ट साइज है ना, फॉन्ट साइज को है जो वो मैंने कर दिया है कोई अपना 30 पिक्सल्स तक का, सही है, 30 पिक्सल्स तक का मैंने फॉन्ट साइज किया है। इसका फॉन्ट साइज कुछ इतना बढ़ चुका है हमारे पास यहाँ पे। अब इस चीज को सिर्फ नोटिस करो, आप लोग 3 प्रॉपर्टीज ऐड की हैं सिर्फ मैंने एक पैराग्राफ के अंदर, और कोड मेरा कितना ज़रा बढ़ गया। कोड किस तरह से बढ़ गया मेरा, कि मैंने अपना सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने सिर्फ एक पैराग्राफ के ऊपर सीएसएस डाली है इस टाइम पे आके, और उसी का जो है ना एट्रीब्यूट कितना ज़रा मैसी हो चुका है यहाँ पे। ऑब्वियसली मैं सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज तो डालने नहीं वाला हूँ, मैं सीएसएस की हजारों प्रॉपर्टीज ऐड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या वो मैं इस तरह से ऐड करूंगा एज एन एट्रीब्यूट। अगर मैंने एट्रीब्यूट एज एन ऐड कर दिया तो क्या होगा, काम करेगा मेरा, ऐसा नहीं है काम नहीं करेगा, वो काम करेगा मेरा, बट कितना मसला बनेगा। सारा का सारा कोड मेरे एक टैग के अंदर रहकर हो रहा होगा। क्या होगा आगे जाके मेरे फेलो डेवलपर्स, तो क्या मुझे खुद समझ जाना कि मैंने कोड क्या किया है यहाँ पे, कोड लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी हमारी, ऐसे ही है। तो ये होती है हमारी इनलाइन स्टाइल, जिसको कोई भी डेवलपर कभी नहीं करता कि आप अपना इनलाइन स्टाइल को यूज करो। कर सकते हैं लेकिन करना नहीं है, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। हमारी इनलाइन स्टाइल शीट ये होती है। अब इसके बाद जो आती है ना हमारे पास, इसके बाद आती है हमारे पास इंटरनल स्टाइल। अब इनलाइन स्टाइल क्या थी हमारे पास, आप एक टैग के अंदर अपने स्टाइल को एज एन एट्रीब्यूट ऐड कर देते हो, ठीक है। जो हमारे पास इंटरनल स्टाइल होता है उसमें ये होता है कि आप अपनी HTML की फाइल के अंदर रहकर अपनी CSS को ऐड करते हो। ऐसा नहीं होता कि आप अपने टैग के अंदर रहकर ही अपने स्टाइल को एज एन एट्रीब्यूट ऐड कर दो। आप अपनी इस फाइल के अंदर रहकर, index.html की फाइल के अंदर रहकर अपना स्टाइल ऐड करते हो, उसको इंटरनल CSS बोलते हैं हम लोग। वो भी हम लोग करके देखते हैं कि किस तरह से वो काम करती है हमारी। यहां आता हूं मैं, और आप लोग क्या काम करते हो, आप अपने ऊपर हेड टैग के अंदर जहां पर आपका टाइटल लगा हुआ है, यहां पे आके आप अपना एक और टैग ऐड करते हो। पहले मेरा जो स्टाइल था वो एज एन एट्रीब्यूट काम कर रहा था, अब यहां पे आके एज एन टैग काम करेगा मेरा स्टाइल। मैं लिखूंगा यहां पे आके स्टाइल और एंटर, स्टाइल लिखो, एंटर करो, एज एन टैग आ गया मेरे पास। अब इसके अंदर रहकर मैं क्या काम कर सकता हूं, इसके अंदर रहकर मैं जो अपनी एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकता हूं। फाइल एक ही है, बट उसके अंदर मैंने अपनी HTML भी ऐड कर दी, अपनी CSS भी ऐड कर दी, ठीक है। अब एक चीज आप लोग ये नोटिस करोगे, प्रेसिडेंस, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। CSS के अंदर तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन JS के अंदर हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आगे जाके, इस टाइम में उसका अभी से पता होना चाहिए। प्रेसिडेंस क्या चीज होती है, प्रेसिडेंस होती है कि क्या हो कि मैंने अपनी इनलाइन CSS, इंटरनल CSS दोनों में सेम प्रॉपर्टीज दी हो। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर दिया और यहाँ पर आकर भी मैं अपना बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। कौन सा कलर अप्लाई होगा, कलर मैं चेंज करूंगा, कलर जरूर चेंज करूंगा, लेकिन प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर ही रहेगी। कौन सा कलर अप्लाई होगा, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंस। अच्छा ना सर, क्यों ऊपर वाला अप्लाई होगा, ज्यादा करीब है तो करके देखते हैं, हमें ऐसे कुछ पता नहीं, हम लोग करके देखते हैं कि कौन सी प्रेसिडेंस लेती है ज्यादा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग P का टैग ऐड करते हैं। हमारे पास कुछ तरह के सेलेक्टर्स होते हैं और मैं सेलेक्टर्स पर आगे मूव करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग सिर्फ ये समझो कि P मैंने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी पैराग्राफ टैग को स्टाइल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं P लिखूंगा, अपने पैराग्राफ टैग को मैंने स्टाइल किया और करीब ऐसे लगाते हैं, इसके अंदर आकर हम लोग अपनी सारी प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके अपना div लिख देता हूँ कर्ली ब्रेसेस, इसका मतलब है कि मैं अपने div टैग को स्टाइल कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आके अपना h1 ऐड कर देता हूँ, इसका मतलब है कि मैं अपने h1 टैग को स्टाइल कर रहा हूँ, ठीक है।
आप अपने टैग का स्पेसिफिक नाम जो है ना वो लिख देते हो अपनी सीएसएस के अंदर, फिर उसको स्टाइल करते हो। इस चीज को बोलते हैं हम लोग सेलेक्टर। सीएसएस के सेलेक्टर के आप किस तरह से अपने एचटीएमएल की एलिमेंट को टारगेट कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो अपनी सीएसएस के अंदर, इसको हम लोग सेलेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। बट इसके ऊपर मैं आपको एक दो स्लाइड्स भी दिखाऊंगा बाद में जाके, अभी सिर्फ आप पी के टैग के ऊपर ही रहो। यहाँ पे आओ और बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ यहाँ पे आके, और इस बार आके येलो कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, सही है। पहले बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड, अब आकर मैंने कर दिया येलो, और कलर की प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, और इस बार मैं इसको कलर देता हूं मेरा क्या, रेड, रेड छोड़ दो, ब्लू कर देते हैं। इनलाइन स्टाइल में क्या है, रेड और व्हाइट, और इंटरनल स्टाइल में क्या है, येलो और ब्लू। चेक करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है हमारी, सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, तो आप लोग चेक करें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। आपने सिर्फ इसके ऊपर चेक करना है, क्योंकि हमने इंटरनल सीएसएस सिर्फ इसको दी हुई है, और किसी पैराग्राफ को दी नहीं है हमने इंटरनल सीएसएस। बाकियों के ऊपर तो वही अप्लाई हो गया, येलो और ब्लू, बट क्या इसके ऊपर येलो और ब्लू अप्लाई हुआ, नहीं हुआ। इसके ऊपर वही अप्लाई हो जो कि इनलाइन सीएसएस के अंदर दिया हुआ था। इससे ये पता चलता है कि यार इनलाइन सीएसएस जो है ना वो हमेशा प्रेसिडेंस लेगी इंटरनल सीएसएस से, ठीक है। अगर मैं यहां आता हूं और मैं यहां पे आके किसी और अपने पी टैग के अंदर भी जो है ना इसको इस पे पहले पी टैग के अंदर आया हूं, यहां पे आके फिर एक स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूं। इसको इस बार बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग एक्वा का, एक्वा एक नाम से कलर होता है हमारे पास, ठीक है। एक्वा कलर दे दिया हमने और सेव करते हैं। इंटरनल सीएसएस में हमारा बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो, बट इनलाइन सीएसएस में मेरा बैकग्राउंड कलर क्या है, एक्वा। मेरा एक्वा अप्लाई हो गया बैकग्राउंड कलर, इंटरनल वाला अप्लाई नहीं हुआ, इनलाइन वाला अप्लाई हुआ, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इनलाइन सीएसएस हमेशा प्रेसिडेंस ले ली, हमें हक लेगी, हमेशा प्रेफरेंस लेगी अपनी इंटरनल सीएसएस के ऊपर। यहां तक क्लियर है सबको, डन हो गया, ज्यादा करीब है, सही बात कहते, ज्यादा करीब है, कुर्बत में है उसकी बैठी है, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब दो चीजें तो हमने देख ली यहाँ पे यार कि इनलाइन सीएसएस है, इंटरनल सीएसएस है, बट एक तीसरी चीज भी आती है, एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, इनलाइन सीएसएस टैग के अंदर स्टाइल को एज एन एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, इंटरनल सीएसएस अपनी स्टाइल को एज एन टैग ऐड किया अपनी एचटीएमएल की ही फाइल के अंदर रहकर। बट जो एक्सटर्नल सीएसएस होती है वो होती है आप एक सेपरेट सीएसएस की फाइल बनाओ और फिर उसको अपनी एचटीएमएल की फाइल के साथ बस लिंक कर दो एक लिंक के थ्रू, बस ये हमारी एक्सटर्नल सीएसएस है। क्योंकि इंटरनल सीएसएस में देखो क्या मसला बनता है, अभी मैंने सिर्फ अपने इस सिलेक्टर को यूज किया हुआ है तो इसने ये कोड दे दिया मुझे, क्या हो आगे जाके मेरे पास एक H1 का टैग हो, उसके बाद जो है मेरे पास एक एंकर टैग हो, उसके बाद मेरे पास जो है कुछ LI के टैग हो सकते हैं ना ऐसे, और इनके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, ऐसा नहीं कि खाली ये टैग होंगे, खाली इनके टैग का नाम लिखूंगा मैं, इनके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी मेरी। अगर 5 प्रॉपर्टीज भी ऐड करते जाओ इनके अंदर रहकर, जिससे ज्यादा ही होने वाली ऑब्वियसली, बट अगर मैं 5 भी ऐड करता हूं तो ये कोड कितना बढ़ जाएगा, इंडेक्स रोटेशन की फाइल का कोड कितना बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये भी प्रेफर नहीं करते हैं, यूज कर सकते हैं बट ये भी प्रेफर नहीं की जाती। इस वजह से लोग क्या काम करते हैं, एक्सटर्नल को यूज करते हैं। एक्सटर्नल एक तीसरी चीज है, वो क्या है, सेपरेट फाइल, सारी सीएसएस उसके अंदर फेंको, उसको लिंक करो अपनी एचटीएमएल के साथ, बस आगे डन हो गया। कोई भी मसला यहाँ तक आके किसी को। अब एक्सटर्नल सीएसएस के ऊपर बात करते हैं जरा। तो इधर आ गया मैं, बस यहाँ पे आके ये चीज रखी है। अब एक फाइल बनाते हैं। अब तक हम लोग जो है अपनी फाइल का नाम क्या रखते हैं, .html। हमारी जो एक्सटेंशन है वो .html, बट सीएसएस के लिए हमारी एक्सटेंशन होगी .css। तो मैं इसका नाम रखता हूं इस बार आकर style.css, सही है। आप लोग इसको चेक करोगे, इसका जो लोगो है वो भी चेंज है यहाँ पे, डन है, हैशटैग है यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ आते हैं और यहाँ पे आके मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे आके मैं वापस से अपने पी के टैग को टारगेट करता हूँ, डन है, उसे पी के टैग को टारगेट कर, और इस बार इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। हमारे पास डिफरेंट उसने कलर दिए हुए हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। मैं इसको इस बार डार्क ग्रीन कर देता हूँ कलर इसका, ठीक है। और इधर आ जाओ, और मैं बाकी सारी प्रॉपर्टी, सिर्फ कलर की प्रॉपर्टी रख रहा हूँ यहाँ पे आके, और कोई प्रॉपर्टी नहीं रखूंगा मैं, सिर्फ बैकग्राउंड कलर की एक प्रॉपर्टी रखूंगा सभी के ऊपर। यहाँ पे इधर भी बैकग्राउंड कलर, इधर भी बैकग्राउंड कलर, और इधर भी बैकग्राउंड कलर ही है, कलर को भी छोड़ दो, खत्म कर दो। इनलाइन सीएसएस में भी बैकग्राउंड कलर है, इंटरनल सीएसएस में भी बैकग्राउंड कलर बट डिफरेंट है, और एक्सटर्नल सीएसएस में भी बैकग्राउंड कलर है बट डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज चेक करो, अभी तो मैंने अगर इसको सेव किया तो अभी मेरा ये वाला डार्क ग्रीन कलर किसी के ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मैंने लिंक नहीं किया, गुड नसर, ठीक है। तो मुझे पहले तो इसको लिंक करना पड़ेगा। आज तो आप लोग क्या काम करते हो, आप लोग अपने हेडर टैग के अंदर रहकर आपका जो हेड का टैग है ना यहाँ पे, उस स्टाइल के बाद या हेड स्टाइल से पहले डाल सकते हो, बट हेड टैग के अंदर ही डालना है। यहाँ पे आके आप अपना लिंक ऐड कर सकते हो,
और आप वो लिंक किस तरह से करते हो, आप लिखते हो लिंक, और ये नीचे आप देखोगे कॉलन CSS के नाम से एक ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, लिंक कॉलन CSS, और एंटर कर दो। HRF से कुछ अगर याद पड़ रहा हो आप लोगों को तो क्या था HRF? उसका रेफरेंस देना है। ये हमने एट्रीब्यूट हमने पहले भी कहीं देखा है, यस सर। किसके अंदर था? एंकर टैग में था, इमेजेस में ऐसा ऐसे ही था। तो हमारे पास एंकर टैग के अंदर एक HRF था वहां पर। उसका मतलब क्या था, हम लोग अपनी फाइल का पाथ देते थे उसको कि हमने अगर इस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो ये फाइल जो है वो कहां पर नेविगेट करनी चाहिए, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमें अपनी CSS का पाथ देना है कि हमारी CSS की फाइल कहां पर पड़ी, या तो अगर वो सेम फोल्डर के अंदर है डायरेक्ट उसका नाम लिख दो, वरना फिर डॉट डॉट स्लैश करके या डॉट स्लैश करके फोल्डर के अंदर जाओ, बाहर आओ, वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हुई हैं हम लोग वो भी अभी कवर करेंगे दोबारा से। तो यहाँ पे फिलहाल ये सेम फोल्डर है तो मैं स्टाइल और CSS लिख सकता हूँ ऐसे। बाय डिफॉल्ट से मुझे ऐसे सजेस्ट कर दिया तो मैं इसको ऐसे सेव कर दूंगा। तो अब पैराग्राफ टैग के अंदर मेरे पास जो चीजें हैं ना पैराग्राफ टैग के अंदर, और मैं एक और काम ये कर रहा हूँ, मैं इस टाइम पे आके सिर्फ और सिर्फ अपना एक ही पैराग्राफ रख रहा हूँ, एक पैराग्राफ रखूंगा मैं, एक ही पैराग्राफ होगा मेरा, ताकि आप लोगों को और पैराग्राफ के ऊपर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो एक पैराग्राफ जिसमें इनलाइन स्टाइल है हमारे पास बैकग्राउंड कलर रेड, इंटरनल स्टाइल है हमारे पास बैकग्राउंड कलर येलो, बट एक्सटर्नल स्टाइल है हमारे पास बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रीन, ठीक है। चेक करते हैं तीनों में से कौन सा अप्लाई होता है। अभी सेव किया, ब्राउजर में आते हैं तो चेक करेंगे कौन सा अप्लाई हुआ है बैकग्राउंड कलर, रेड, जो कि इनलाइन में ऐड किया हुआ है हमने। यहां अगर मैं आके आपको दिखा दूं तो रेड हमारा इनलाइन वाला है। तो इसका ये मतलब है कि इनलाइन स्टाइल एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के ऊपर प्रेसिडेंस लेता है, ठीक है। अगर आपने इनलाइन स्टाइल कहीं पर भी ऐड कर दिया उसका ये मतलब है कि आप भली इंटरनल और एक्सटर्नल में जो मर्जी CSS देते रहो, सेम प्रॉपर्टीज ऐड करते रहो, बट हमेशा लगेगा आपका इनलाइन स्टाइल यहाँ पे आके, क्योंकि हाँ आप उस पर बात करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये चीज देखी कि इनलाइन स्टाइल ने सब पर प्रेफरेंस ले लिया है, वो सबसे नजदीक था उसके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के बारे में। और अगर मुझे उनको चेक करें तो फिर मुझे इनलाइन स्टाइल तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्रेसिडेंस ले रहा है सबके ऊपर। अगर ये हुआ तो फिर और कोई तो लग ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ तक क्लियर हो गया हमें इनलाइन स्टाइल का। आ जाओ जरा इधर, और अब हम लोग क्या काम करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल के ऊपर काम करते हैं। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, और अब आप लोग बताएं कि कौन सा हो सकता है, येलो या फिर एक्सटर्नल ग्रीन। येलो, कौन कौन येलो वाला है और कौन कौन ग्रीन वाला है? आप बीच में सारे, अच्छा ग्रीन। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं और चेक करते हैं तो यहाँ पे आके येलो अप्लाई हुआ है, ठीक है। अब जरा इसके ऊपर बात करेंगे कि ये येलो क्यों अप्लाई हुआ है। लेकिन मैं अगर एक चीज ये कर देता हूं, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। अगर मैं ये चीज करके सेव करता हूं, अब ग्रीन अप्लाई हुआ, और अगर मैंने यही चीज जो है ऊपर कर दी तो फिर क्या हुआ, येलो अप्लाई हुआ। ये क्या काम हुआ, एज एन रेलू कटा ये तो काम कर रहा है, दोनों तरफ काम कर रहा है। लाइक मेरा येलो भी अप्लाई हो रहा है बट मेरा ग्रीन भी अप्लाई हो रहा है, क्यों? अब इस पर बात करते हैं। आपका जो कोड है ना, आपका जो ब्राउजर है, मेनली कोई भी ब्राउजर पकड़ लो, मोजिला फायरफॉक्स पकड़ लो, गूगल क्रोम पकड़ लो, कोई भी ब्राउजर पकड़ लो, वो हमेशा आपके कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने का ये मतलब होता है कि वो पहले पढ़ेगा आपकी ये वाली लाइन, फिर ये हेड, फिर मेटा टैग सारे के सारे, फिर टाइटल, फिर लिंक, फिर स्टाइल वगैरह, इस तरह के सारे वो टैग्स पहले पढ़ेगा, उसके बाद एक एक करके नीचे आता रहेगा, ठीक है। इसी तरह से वो लाइन बाय लाइन आपकी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करता है। डन है। अब हुआ क्या, जब हमने स्टाइल और CSS जो है पहले लगा दी, उसने ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया, बट उसके बाद उसने आगे देखा कि यार इसने आगे येलो कलर अप्लाई किया हुआ है, उससे पिछली प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर दिया, ठीक है। उसे बोला कि ठीक है यार पहले तो ग्रीन था बट इसने दोबारा से प्रॉपर्टी लगाई, इसका ये मतलब है कि पहले शायद इसने गलती से लगा दी होगी, ये वाली ठीक है, ये इसने अपडेट करके वैल्यू लगा दी है, तो वो इसको अप्लाई करेगा। बट यही काम अगर मैं इस अपने लिंक को नीचे कर देता हूं अपने स्टाइल के, वापस से वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, पहले देखेगा कि अच्छा यार इसने येलो कलर अप्लाई किया हुआ है, बट अगली लाइन में जाएगा वो फिर देखेगा कि नहीं यार ग्रीन कलर है यहाँ पे, हो सकता है येलो इसने गलती से अप्लाई कर दिया हो। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन देखेगा आपकी और उसके मुताबिक रेंडर करेगा आपके कोड को। ये आपका ब्राउजर करता है, आपके ब्राउजर की ये फंक्शनैलिटी होती है, हमेशा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। और अगर इसके नीचे एक और लगा दें तो उसको भी ओवरराइट करेगा, इसको भी ओवरराइट करेगा, एग्जैक्टली। अगर मैं यहाँ पे आके जो है ना एक और अपना स्टाइल का टैग ऐड कर दूं, या फिर यही जो है मेरा style.css इसके एक और लिंक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। हाँ, तो इधर आकर अपनी कोई सेपरेट फाइल बना लेता हूँ, तो पिछली दोनों ओवरराइट हो जाएंगी, ये थर्ड वाली लास्ट वाली अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पहले दोनों लग तो गई थी पिछली दोनों, बट वो अब दोनों ओवरराइट करेगा लास्ट वाली के साथ।
जो बाद में होगी उसको पहले लगा देगा वो जाके। डन है। इसी तरह से हमारा जो काम है ना, अगर सेव करूं मैं इस चीज को और मैं इसको डिलीट करता हूं वैसे, ठीक है, मैंने इसको किया, अब यहाँ पे आओ, इसको मैं ऊपर ही रख रहा हूं वहां पे, तो कौन सा अप्लाई होने वाला है अभी, येलो या ग्रीन, येलो अप्लाई होने वाला है यहाँ पे आके। बैकग्राउंड कलर इस बार आकर कर देते हैं, इधर आकर कर रहा हूं मैं ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब क्या अप्लाई होने वाला है, ब्लैक अप्लाई होने वाला है, क्योंकि ये भी ओवरराइट हो गई, भले ही प्रॉपर्टी सेम है बट पिछली प्रॉपर्टी येलो, उसके बाद सेम प्रॉपर्टी जब दोबारा अप्लाई की वो ओवरराइट हो चुकी है। यहाँ पे सेव किया तो ब्लैक कलर आ गया यहाँ पे। प्रेसिडेंस की समझ आई किस तरह से काम करती है, डन हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, फुटर में अगर कोई लगा देता है तो हम लोग अपनी जो स्टाइल शीट है ना उसको मेनली लगाते हैं अपने हेडर टैग के अंदर आकर, बट यही काम जो है ना हम लोग अपनी जेएस के अंदर आकर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। हमारी जो जावास्क्रिप्ट है, मैंने आपको बताया, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो हमारी HTML और CSS सिर्फ स्टाइल शीट है और एक मार्कअप लैंग्वेज है, ऐसे ही है। इनमें हमें कोई एरर नहीं आने वाला। एरर किस तरह से नहीं आने वाला, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आके ऐसे कोई चीज ऐड कर दूं ना, मुझे एरर नहीं मिलने वाला, कोई एरर नहीं है ये। बट अगर इसी चीज को जो है मैं आकर अपनी JS की फाइल के अंदर आकर ऐड करता हूं, अगर मैं अपनी यहाँ पे आके एक index.js की फाइल एक बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे मैं ये कर देता हूँ यहाँ पे आके, ये मुझे एरर दे देगा, ये रन नहीं करेगा प्रॉपर मेरा। ये है JS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एग्जैक्टली। तो जब हम लोग ISA का काम करते हैं ना, जब हमें पता चला कि यार JS के अंदर हमें तो एरर आने वाले हैं, क्या होगा अगर हमें हमारी JS को हमने अपनी यहाँ पे टॉप के ऊपर ऐड कर दिया, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही है, तो पहले एरर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, फिर नीचे हमारे वेब पेज के अंदर आएगा। तो जब उसने एरर को पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, हमारा यूजर क्या तब तक वेट करता रहेगा। हो सकता है एरर को सॉल्व करने में उससे 10-15 सेकंड्स लगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टाइम है 10-15 सेकंड्स का। एज एन एक यूजर अगर मैं देखूंगा तो 10-15 सेकंड मेरी तो बहुत ज्यादा, मैं दोबारा उस एप्लीकेशन के ऊपर आऊंगा ही नहीं। अगर मैं 10-15 सेकंड वेट करूंगा वो मुझे करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, कभी भी अपनी JS के लिंक को ऊपर टॉप के ऊपर नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें वार्निंग्स होंगी, एरर्स होंगे और कोड कंपाइलेशन थोड़ी स्लो होगी, ठीक है, क्योंकि एरर वो हैंडल कर रहा होगा। इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे, उसको बिल्कुल एंड पर रखेंगे, अपनी बॉडी की एंड पर। उससे ये होगा, पहले हमारा वेब पे सारा रिलोड हो जाएगा यूजर के सामने, उसके बाद जो उसने कंपाइलेशन करनी है, जो उसने एरर जो लॉजिक्स है वो उनके रन करने हैं, तो वो करता रहेगा बाद में जाके, डन हो गया। बट CSS में इसका कोई मसला नहीं, CSS को हम लोग अपनी बॉडी के अंदर ऐड कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये साथ ही अप्लाई हो जाएगी उसके ऊपर। एरर का यहाँ पे मेनली एरर की बात हो नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ एरर नहीं होते यहाँ पे हमारे पास वार्निंग्स होती हैं, यहाँ पे हमारे पास एरर्स होती हैं, यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शंस होती हैं, यहाँ पे हमारे पास कोड कंपाइलेशन होती है। लेट्स सपोज किसी ने लूप पढ़े आप में से, लूप, मैं एक लूप चला देता हूँ, 1 से लेकर 1000 तक आपने काउंटिंग करनी है, 1 से लेकर 1000 तक, और मैंने अपनी उस JS की फाइल को यहाँ पे टॉप के ऊपर लिंक किया हुआ है, तो क्या होगा, वो पहले 1 से लेकर 1000 तक काउंटिंग करेगा, कोई एरर नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई वार्निंग है, बट उसे कंपाइलेशन करनी है 1 से लेकर 1000 तक। क्या होगा, जब तक वो 1 से लेकर 1000 तक काउंटिंग करेगा, मेरा नीचे वाला कोड रन नहीं करेगा, मेरा वेब पे नीचे नहीं आएगा मेरे सामने, क्योंकि वो ऊपर पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लॉजिक रन कर रहा है, भले कोई एरर नहीं है, भले कोई वार्निंग नहीं है, बट वो उसको कंपाइल कर रहा है वहां पे, ठीक है। इसलिए हमेशा जो है ना JS की फाइल को नीचे रखेंगे, और इस चीज पर ऑब्वियस मैं आगे JS के टाइम पे बात करूंगा बहुत ज्यादा, ठीक है। बट अभी बस आपको मैं इसका थोड़ा बहुत नुआ बता रहा है JS के लिए। यहां तक बताओ कोई मसला किसी को भी, हमारी प्रेसिडेंस के बारे में, कौन सा एलिमेंट हमारी प्रेसिडेंस लेता है, और इनलाइन ना हो तो हाँ उसके करीब होगा, लास्ट वाला, हाँ ठीक हो गया। सबको यहाँ तक क्लियर है, कोई भी मसला तो बताओ। CSS लगा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको बिल्कुल एंड पर आकर लगा तो बॉडी के एंड पर, तो ये फिर भी मेरा काम करेगा, मुझे कोई मसला नहीं आएगा। बट ये है ओवरराइट हो जाएगा, क्योंकि पहले जो है, पहले बैकग्राउंड कलर येलो है और मैंने अपनी एक्सटर्नल CSS के अंदर बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया हुआ है, तो उसने ग्रीन वाले को अप्लाई कर दिया, ओवरराइट होगी पिछली वैल्यू, काम करेगा मेरा, बट ओवरराइट हो जाएगी बस, ठीक है। तो हम लोग मोस्टली जो है ना अपनी जो एक्सटर्नल CSS को यूज करेंगे, इनलाइन को तो मैं बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, इंटरनल को थोड़ा बहुत यूज कर लिया करूंगा। इनलाइन CSS आप तब दे देते हो जब आपको बस एक प्रॉपर्टी देनी हो, 1 या 2 प्रॉपर्टी देनी हो, कभी वो दे सकते हो, और आप चाहो कि ये प्रॉपर्टी अब हटनी नहीं चाहिए यहाँ से, तो आप अपनी इनलाइन स्टाइल को यूज कर सकते हो, वहाँ पर कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। बट वरना मोस्टली इसको प्रेफर नहीं किया जाता,
क्योंकि आपका कोड बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो बस इसको रन करते हैं। यहाँ पे आके हमें प्रेसिडेंस की समझ आ गई कि प्रेसिडेंस किस तरह से काम करती है इस चीज़ की। अब आगे जरा हम लोग मूव करते हैं और आगे हम लोग मूव करेंगे अपनी क्लासेस और आईडीज़ के ऊपर कि ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या बला है ये हमारे सामने क्लासेस और आईडीज़। आज जरा स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपनी इस फाइल का जो नाम है ना, इसका जो मैं नाम रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ प्रेसिडेंस, क्योंकि इसके अंदर अब जो है हमने प्रेसिडेंस के ऊपर सारा काम किया है। और आई थिंक प्रेसिडेंस की स्पेलिंग यही है, शायद यही है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने प्रेसिडेंस देख ली सारी की सारी। आज जरा अब एक सेपरेट फाइल बनाते हैं और इस बार इसका मैं पता क्या नाम रखूंगा, इस बार इसका मैं नाम रख दूंगा मेरा क्लासेस और आईडीज। और क्लासेस और आईडीज नहीं, मैं इसका नाम सेलेक्टर्स रखूंगा, सेलेक्टर्स। अब मैं सेलेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि ये सेलेक्टर्स क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक सेपरेट फाइल बनाते हैं और selectors.html, सही है। यहाँ पे selectors.html के ऊपर और वापस अपना कोड लेकर आते हैं सारा का सारा और सेलेक्टर्स। और हाँ, इसके लिए अगर आप लोगों को कुछ स्लाइड्स चाहिए हो ना, तो मैं आपको आज या कल तक ग्रुप में स्लाइड्स शेयर कर दूंगा। क्लास में ऐसे ज़्यादा स्लाइड्स दिखाना प्रेफर नहीं करता हूँ, तो इसलिए आपको अगर देखनी हो स्लाइड्स तो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा बाद में जाकर, ठीक है। चलें जी, तो अब आते हैं यहाँ पे और अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्लासेस और आईडीज के ऊपर पे काम मेनली बात करने वाले हैं, डन है। चलें जी, तो ये काम हुआ हमारे पास। आज जरा इधर मैं अपना क्या काम कर रहा हूँ, अपना ऐड कर रहा हूँ एक div का टैग। उसके अंदर आकर मैं अपने p के टैग को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 के साथ, 5 पैराग्राफ टैग, सही है। और सभी के अंदर जो है ना कंटेंट ऐड करते हैं, कुछ लॉरम करके मैं कुछ कंटेंट ऐड करूंगा, ठीक है। लॉरम 10 करते हैं, एंटर करते हैं, सेव करते हैं, सही है। और इसको लाइव करते हैं, फिर राइट क्लिक करो और ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हो यहाँ पे आके, वरना नीचे गो लाइव के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो ये मेरे पास काम बन रहा है यहाँ पे। तो मेरे पास 5 पैराग्राफ आ चुके हैं, बट मैं जो हूँ ऊपर इनके एक हेडिंग भी लगाना चाहूंगा। एक H1 का नहीं, H2 का टैग डालते हैं, क्योंकि H1 काफी साइज उसका बड़ा हो जाएगा। H2 का टैग डालते हैं और यहाँ पे आके हम लोग करते हैं मेरे सेलेक्टर्स, सेव ब्राउजर। तो ठीक है, सेलेक्टर्स और नीचे कुछ पैराग्राफ आ गए मेरे यहाँ पे, डन हो गया। अब सेलेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सेलेक्टर्स क्या चीजें होती हैं। सेलेक्टर्स हमारे पास होते हैं कि आपकी HTML के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी टैग्स हैं, आप उनको किस तरह से अपनी CSS के अंदर या फिर अपनी JS के अंदर टारगेट करते हो, क्योंकि हमें आगे जाकर अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इनको टारगेट करना पड़ता है अपनी HTML को, ठीक है। क्या हो कि मैं अपनी इस बटन के ऊपर कोई लॉजिक लगाना चाहूँ, अगर मेरे यहाँ पे आके बटन है, मैं चाहूँ कि कोई इस बटन के ऊपर जब क्लिक करता है तो कुछ होना चाहिए, इसका का कुछ मैं सोच सकता हूँ ना। तो वहाँ पे मुझे अपनी HTML के एलिमेंट को अपनी JS के अंदर जाकर टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो आगे की बात है। फिलहाल हम लोग अपने सेलेक्टर्स देख रहे हैं CSS के अंदर। अब CSS के अंदर क्या है हमारे पास, मेनली जो है ना, बहुत कह लो कि बेसिक लेवल पर 4 सेलेक्टर्स होते हैं। अब वो 4 सेलेक्टर्स कौन कौन से हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं अब आपको बता रहा हूँ ये ऐसी थोड़ी बहुत थ्योरी है, इसको ऐसे रटने की जरूरत है कि मैंने कितने सेलेक्टर्स बताए हुए थे, समझ लो बस कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर कभी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं करेंगे कि आप कितने सेलेक्टर्स होते हैं आपके, ना ही आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि स्टाइल ना हमारी CSS की जो है कितनी टाइप्स होती हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलने नहीं वाला आगे जाके। मैं आपकी बस नॉलेज के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कुछ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हुआ हमारे पास। अब सेलेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। और मैं जो हूं ना, मैं एक्सटर्नल CSS दे रहा हूं। कौन सी थी एक्सटर्नल CSS? हाँ, देख लिए, सही। एक्सटर्नल CSS की एक मैं फाइल बना रहा हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं selectors.css, रख सकता हूं मैं। और हमें इसको किस तरह से लिंक करना है, यहाँ पे आके अपनी HTML के अंदर लिंक का टैग है हमारे पास। यहाँ पे आके मैं करूंगा लिंक कॉलन CSS, नीचे एक चीज आई हुई है, एंटर करते हैं। इसके अंदर जो href है वो क्या चीज है, वो हमें बताता है कि आपकी स्टाइल का पाथ क्या है, CSS का पाथ क्या है। और हमारा जो ये रेल है ये रेलिवेंट होता है और इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारी ये स्टाइल शीट है मेरी एक तरह की। और जरा मुझे पाथ बताएंगे आप लोग, अगर मैं एक फोल्डर नया बना देता हूँ तो CSS के नाम से एक फोल्डर है मेरा, उसके अंदर selectors.css की कंट्रोल एक्स करके फाइल पड़ी हुई है और मैं सारी CSS को उसी के अंदर ऐड करता हूँ, जितनी भी CSS की फाइल्स हैं सभी को उसके अंदर ऐड कर देता हूँ, सही है। और उसके बाद क्या काम करते हैं हम लोग, अपनी एक HTML का भी फोल्डर बना देते हैं जिसके अंदर आकर मैं अपनी सारी HTML को भी रख दूंगा और प्रेसिडेंस वाली को भी इसी के अंदर ऐड कर देते हैं, डन है। और index.js की मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, डन है ना।
कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक हमें। तो मुझे ज़रा पाथ बताएंगे कि पाथ इनका क्या होगा। मैं ज़रा आप दोबारा से इसको लाइव कर लूँ, क्योंकि अभी जो है मैंने उसका जब पाथ चेंज किया तो उसने मुझे यहाँ पे एरर दे देना है कि ये कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, सिलेक्टेड रोटेशन कोई चीज़ है ही नहीं। तो मैं दोबारा से इसको जो है ना लाइव करने वाला हूँ। राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं। इसका साइज मैंने कुछ ज़्यादा ही शायद बढ़ा दिया, जिस वजह से वो जो है दिखा ही नहीं रहा ओपन विद लाइव सर्वर का। बट मैं चलो गो लाइव के ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ। गो लाइव और ज़रा इसको लाइव करते हैं। CSS मैं किस तरह से लिंक करूँगा बताएंगे ज़रा मुझे। मेरा पाथ क्या होने वाला है लाइवा? हाँ, पाथ क्या होने वाला है मेरा इसका। ये पांचों में से आपको भी बता दें। मैं HTML के अंदर हूं और मुझे जाना है CSS के अंदर selectors.css के पास। क्या कह रही हूँ? डॉट बैकस्लैश हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। फिर आगे दोबारा यूज करूँ मैं डॉट स्लैश, फिर आ गया। फिर फोल्डर तो एक ही है मेरा ना। देखो HTML का फोल्डर है, मुझे जाना है CSS के पास, selectors.css के पास। फिर एक बार यूज करेंगे हम लोग। फिर क्या देंगे? क्या नाम है बता दें यार, इतना बंदा लंबा बड़ा कर दिया मैंने, बताएंगे जरा। सिलेक्शन मुकद्दस बहुत ज्यादा जो है ना आईसाइट वीक है। सेलेक्टर्स है वो, ठीक है। तो सेलेक्टर्स लिखो यार यहाँ पे आके डॉट स्लैश करके मेरा सेलेक्टर्स डॉट CSS। मेरी CSS अप्लाई हो चुकी है और ये इतना ज्यादा बड़ा हो गया मुझे नहीं दिख रहा है, मैं छोटे करूंगा इसको। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो selectors डॉट CSS हमारे पास कुछ हिस्सा से आ गई है। हमने क्या काम किया, डॉट स्लैश करके एक फोल्डर बाहर आए हैं, ठीक है। और वैसे अभी भी बात गलत है, रुक तो जाओ यार, वो बता रही है मुकद्दस, ऐसे ही सब बोले जा रहे हैं, मुकद्दस बता रही हैं, उनको सब पता है। हाँ पास करें आगे क्वेश्चन। ये मिसबा आपको भी ऐसे सही लगे, आगे पास करें, सही है। CSS का फोल्डर तो ऐड नहीं किया यहाँ पे। क्या मेरी फाइल जो है selected.css बाहर ही पड़ी हुई है? मुझे क्या मेरे पहले CSS के फोल्डर के अंदर नहीं जाना है? मैं एक फोल्डर बाहर तो आ गया हूँ डॉट और स्लैश करके, पर मुझे अंदर किसके जाना है? मुझे CSS के अंदर जाना है, CSS के फोल्डर के अंदर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, CSS नाम जो मेरा फोल्डर है CSS, ये देखो सजेस्ट उसने कर दिया, उसके बाद स्लैश करके selected.css करूंगा मैं। वो ठीक है, प्रॉपर उसका पास सेट करना है कि आप कहां पर हो, आपको कहां जाना है। एक फोल्डर अगर अंदर हो, आपको एक फोल्डर बाहर जाना है, फिर जिस फोल्डर के अंदर जाना है उसका भी नाम लिखना है, उसके बाद उसकी फाइल का नाम लिखना है। डन है? हमारी CSS यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। अब जरा हम लोग बात करते हैं वापस सेलेक्टर्स के बारे में कि सेलेक्टर्स क्या चीजें होती हैं। ये कौन बाहर आ रहा है? selector.css। और अब क्या काम करता हूं मैं, आप लोग एक चीज चेक करेंगे। मैं यहाँ पे आके कुछ अपने कमेंट्स ऐड करता जा रहा हूं, और कमेंट के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताई हुई कंट्रोल/। बट अब हमारे पास जो HTML थी हमारी, अगर आप चेक करो उसके अंदर कमेंट्स कुछ इस तरह के थे, ऐसे ही है ना। लाइक आप अपने ये ब्रैकेट लगाते हो, फिर अपना एक्सक्लेमेशन मार्क डैश डैश, फिर यहाँ पे बंद हो रहा है इसके अंदर आकर। बट हमारे पास CSS के अंदर कमेंट्स कुछ डिफरेंट तरह के होते हैं, जिसमें आप डालते हो स्लैश करके अपना ये स्टार, फिर स्टार और स्लैश। इसके अंदर अगर आप जो भी चीज ऐड करोगे वो आपका कमेंट होगा, और वापस ही शॉर्टकट कंट्रोल// से आपका आ जाएगा। ठीक है, लाइक अगर मैं ये करके ऐसे कंट्रोल// करूं तो वो वैसे ही ऐड हो गया। ठीक है, तो आज जरा इधर तो अपना पहले तो ऐड कर रहा हूं मैं सेलेक्टर बाय नेम। सेलेक्टर बाय नेम, देखो चार जो मैंने आपको टाइप बताई कि 4 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है सेलेक्टर बाय नेम। सेलेक्टर बाय नेम क्या चीज हुई, नाम से क्या पता चल रहा है? सेलेक्टर बाय नेम, आप क्या काम कर सकते हो, अपने पैराग्राफ का नाम ऐड करो और वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा एलिमेंट। जैसे कि मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, div का टैग है, h2 का टैग है और पैराग्राफ का टैग है। ऐसे ही है ना कुछ। मैं हेडिंग वाले को कुछ ना कुछ स्टाइल करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या टारगेट करूंगा, सेलेक्टर बाय नेम को अगर मुझे आता है पता है तो मैं क्या टारगेट करूंगा, h2 में टारगेट कर सकता हूं। सेलेक्टर बाय नेम मैं लिखूंगा h2 जो भी है ना वो टारगेट करो, और इसको आकर मैं देता हूं इस बार आकर बैकग्राउंड कलर, और कोई प्रॉपर्टी मैं ऐड नहीं कर रहा हूं फिलहाल के लिए, सिर्फ ये करते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो
और अगर मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं कि उसके ऊपर कंटेंट क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे टेक्स्ट का भी कलर ब्लैक ही है। इसका कलर वाइट कर देते हैं। फिर जो कलर होता है वो फॉन्ट कलर होता है मेनली, तो वो हम लोग वाइट कर देते हैं यहाँ पे आके। सेव ब्राउजर तो ठीक है, ये काम बन गया हमारा यहाँ पे आके। तो ये तो हो गया हमारे पास कलर बाय टैग नेम या कलर बाय एलिमेंट नेम। बट क्या हो कि मेरे पास जो है ना H2 के और बहुत से टैग हों, जैसे कि another टैग। मैंने अपनी CSS के अंदर जाकर क्या बोला उसको कि H2 के टैग को CSS दे दो, तो क्या होगा, इस पूरे वेब पेज के अंदर जितने भी H2 के टैग है सबके ऊपर वो CSS अप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही है ना, अगर चेक करो तो चेक करो यहाँ पे। तो ये मेरे लिए मसला है, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने वही एक जो हेडिंग वाला था, सेलेक्टर लिखा हुआ था, सिर्फ उसको ये प्रॉपर्टी देना चाहता था। ये अप्लाई हो चुकी है पूरे वेब पेज के अंदर जितने भी H2 के एलिमेंट्स हैं। ये मेरे लिए मसला है। नहीं, नाम नहीं लिखेंगे, अब कुछ और सेलेक्टर है हमारे पास, उनको यूज करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास एक चीज, सेलेक्टर बाय टैग नेम या सेलेक्टर बाय एलिमेंट नेम। मैं इसके लिए आपका इसमें आपके लिए एक कमेंट ऐड कर देता हूं। वो क्या है? सेलेक्टर बाय नेम। नींद आ रही है किसी को? सेलेक्टर बाय एलिमेंट नेम सही है। हमारे पास सेलेक्टर बाय एलिमेंट नेम है। हमारे पास एक चीज होती है सेलेक्टर बाय आईडी, और तीसरी चीज होती है सेलेक्टर बाय क्लास। एक एक करके दोनों को देखते हैं कि दोनों क्या चीजें हैं। आइए जरा इधर। और आईडी और क्लास क्या चीजें हैं हमारे पास? आईडी और क्लास भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे टैग्स के। जिस तरह से हमारे पास इमेज का एट्रीब्यूट था SRC, एंकर टैग एट्रीब्यूट था HRF, उसके अलावा हमारे पास ऑल्ट एट्रीब्यूट था भी इमेज का ही, विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट था हमारे पास, ये मेटा टैग के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं, ये सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स ही हैं। तो क्लास और आईडी जो है ना हमारे पास, वो भी एक तरह का एट्रीब्यूट ही है, सेपरेट एट्रीब्यूट, मतलब एक एट्रीब्यूट क्लास और एक एट्रीब्यूट आईडी। पहले हम लोग आईडी को चेक करते हैं कि ये आईडी क्या चीज़ है, उसके बाद क्लास के ऊपर मूव करते हैं। आज जरा इधर। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको पैराग्राफ टैग को टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और मैं इसको आईडी दूंगा, एक एट्रीब्यूट मेरा, एंटर। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ मेरा फर्स्ट पैरा। मेरी आईडी का नाम है फर्स्ट पैरा। इसका नाम आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, बट मैं फर्स्ट पैरा लिख रहा हूँ। आप लोग अपना भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। बट एक कॉमन प्रेफरेंस आपकी यही होनी चाहिए कि आपका जो भी ये प्रोजेक्ट है, जिस तरह का प्रोजेक्ट है, उसी के मुताबिक नाम लिखो। ऐसा ना कि आप अब्दुल गफूर गोल का पंगम लिख दो, वो मजा भी नहीं आएगा उसका, आपका जो प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के हिसाब से आपने अपने नाम लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आईडी हमारा हो गया फर्स्ट पैरा, और इस पूरी की पूरी फाइल को, अपनी CSS की फाइल को मैंने लिंक किया हुआ अपनी HTML के साथ आकर। तो अब इसको टारगेट करते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे आके पहले तो अपना वही एक कमेंट ऐड कर देता हूँ। अब क्या है ये? सेलेक्टर बाय आईडी। ठीक है, सेलेक्टर बाय आईडी इस बार आके मैंने कर दिया। आईडी को टारगेट किस तरह से करते हैं यहाँ पे आके? हम लोग अपनी आईडी को टारगेट करते हैं यहाँ पे हैश के थ्रू। हैश होता है हमारे पास, और वो लगा होता है आपके 3 के ऊपर। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके अपना 3 प्रेस करते हो ना, वो आपका हैश लग जाता है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि वो इसको स्पेसिफाई कर सकता है, इसको टारगेट कर सकता है। जो मेरी आईडी है उसे हैश, जब मैंने यहाँ पे आके हैश लगा दिया, इसका मतलब है कि यार ये आईडी एक लगी हुई है। ठीक है, हैश का उसको पता चला आईडी है, आगे आईडी का नाम। मेरी आईडी का नाम क्या था? फर्स्ट पैरा मेरी आईडी का नाम था। तो मैं यहाँ पे आके कर दूंगा मेरा फर्स्ट पैरा, और वापस से कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इसके अंदर आकर मैं प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगा सिंपल अपनी, जैसे कि आकर मैं कर देता हूं मेरा बैकग्राउंड कलर, इसको दे देते हैं रेड, और इसको सेव करो, ब्राउजर में आओ, रेड कलर अप्लाई हो जाएगा दूसरे वाले के ऊपर। ठीक है, ये काम बन गया मेरा। बट क्या हो अगर मैं मेरी आईडी को यूज ना करता और मैं टारगेट करता मेरे P के टैग को? P के टैग को मैंने टारगेट किया, मैंने बोला कि पैराग्राफ जो भी है ना उसको बैकग्राउंड कलर दे दो आप रेड का। तो मेरे पास सिर्फ पैराग्राफ एक है नहीं, मेरे पास 4-5 पैराग्राफ हैं। क्या होगा, वो चारों पांचों को ही बैकग्राउंड कलर रेड दे देगा। तो ये मसला है मेरे लिए। हो सकता है मैं किसी एक एलिमेंट को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देना चाहूं जो मैं दूसरे एलिमेंट्स को ना देना चाहूं, तो वहां पे जाके मैं अपनी आईडी को यूज कर सकता हूं। ठीक है, आईडी के थ्रू हमें ये तो पता चला कि क्या काम कर रहा है, वो एक एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। हमारी आईडी है हैश करके, हम लोग आईडी को स्पेसिफाई करते हैं, और आगे अपनी आईडी का नाम मैं बोल देता हूँ फर्स्ट पैरा। अब वो क्या काम करेगा, जिसकी भी ये आईडी होगी ना, मैच करेगी जिसके साथ आईडी, उसको वो ये कलर दे देगा। अब आईडी के कुछ ना रूल्स हैं हमारे पास, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। आपके पास आईडी का एक ये रूल होता है कि आप हमेशा एक एलिमेंट को जो है ना सिर्फ एक आईडी देते हो, और फिर उस आईडी के बाद उसके बाद आप सेम आईडी किसी भी और एलिमेंट को नहीं देते हो। लेट सपोज मैंने हैश फर्स्ट पैरा किया, मैं आगे आके जो है ना इस सेकंड, ये जो मेरा दूसरा पैराग्राफ है, इसको मैं आईडी दोबारा से फर्स्ट पैरा नहीं दूंगा।
फर्स्ट पैरा। हो सकता है मेरा ये काम कर जाए जो कि कर भी गया, बट मैं दूंगा नहीं। अब दूंगा नहीं, इसकी वजह क्या है? काम तो मेरा कर रहा है ये भी, मैं फिर आईडी क्यों नहीं दूंगा? आईडी में दूंगा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने क्या काम करना है अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, इन एलिमेंट्स को टारगेट करना है। लेट सपोज मैं आईडी के थ्रू टारगेट करता हूं, मैं बोलता हूं कि जिसकी भी आईडी फर्स्ट पैरा है ना वो मेरे पास आ जाए, मेरे पास ये दोनों पैराग्राफ आ जाएंगे। हो सकता है मैंने लॉजिक अप्लाई कर रहा हूं कि जब भी कोई मेरे पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करता है ना तो उसको एक ऊपर मोडेल या अलर्ट शो हो जाना चाहिए। बट यहां पे क्या होगा, मैं दोनों में से किसी पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करता हूं तो वो मेरे पास ऊपर एक अलर्ट आ जाएगा। इसका इसलिए एक तरह का रूल है कि आप हमेशा एक एलिमेंट को सिर्फ एक आईडी दोगे और फिर वो आईडी किसी भी दूसरे एलिमेंट को नहीं दोगे उस पूरे वेब पेज के अंदर। आईडी के लिए भी क्लूज होंगे, मतलब हम उसमें वेरिएबल्स से नंबर्स दे दें, स्पेशल कैरेक्टर्स। अब ये चीज है, यहां पे आके आप क्या काम कर सकते हो, आप लोग देखोगे मैं यहां पे आके एक केस यूज कर रहा हूं। हमारे पास मिलियन 3 तरह के केसेस होते हैं, ये भी आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ऐसे जिनका भी कोई इससे यहाँ पे काम नहीं है। केस हमारे पास 3 तरह के होते हैं, और केस से मेरा क्या मतलब है, आप अपना ये नाम किस तरह से देते हो यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कैमल केस, इसको बोलते हैं कैमल केस। कैमल केस होता क्या है, आपका नाम भले जितना बड़ा हो, पहला पूरा का पूरा वर्ड आप स्मॉल में लिखते हो, अगले हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में लिखते हो आप। लेट सपोज मुझे लिखना हो, मेरी आईडी को नाम देना हो माई फर्स्ट पैरा, ठीक है, मैं लिखूंगा माई सारा स्मॉल, फिर मैं लिखूंगा फर्स्ट और उसका एफ कैपिटल, फिर लिखूंगा पैरा और उसका पी कैपिटल। अगर इससे भी लंबा ना हो तो मैं वो सारे का सभी वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल करूंगा, बट पहला पूरा वर्ड ही मैं स्मॉल में करूंगा, माई जो मैंने किया। ठीक है, ये होता है हमारे पास हमारा कैमल केस, जो कि मेनली जो है ना हमारी कोडिंग के अंदर यूज हो रहा होता है। बट इसके अलावा जो है ना हमारे पास कुछ और तरह के केसेस होते हैं जिनमें हमारे पास आता है एक तो पास्कल केस। ये पास्कल केस क्या होता है, पास्कल केस होता है आप हर एलिमेंट का पहला कैरेक्टर कैपिटल करते हो, माई फर्स्ट पैरा, आपका पास्कल केस ये होता है। ठीक है, कि आप हर एलिमेंट का पहला लेटर कैपिटल कर दोगे, डन है। और एक तीसरा केस होता है उसको बोलते हैं कबाब केस। ठीक है, ऐसे मैंने इसका नाम नहीं रखा, ये नाम इनके बिल्ट इन है, कबाब इसका बिल्ट इन नाम ही है। ठीक है, जो तीसरा हमारा केस है, और वो क्या है, वो फिर खा सकते हैं माई फर्स्ट पैरा को यार। ठीक है, तो माई फर्स्ट पैरा ये होता है हमारे पास, सारे के सारे स्मॉल में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मेरी 3 तरह के केसेस होते हैं। बट इसके अलावा भी हमारे पास कुछ केसेस हैं जिनमें हम लोग अंडरस्कोर को यूज कर देते हैं हम लोग, या फिर अपने डैश हाइफन को यूज कर लेते हैं, उस तरह की चीजें होती हैं हमारे पास। क्या हुआ, नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे आके 1 लिख सकता हूँ, 2 या जितना मैं लिखना चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ। ठीक है, हाँ स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते ये है, लेकिन ये भी मैंने आपको वापस से चीज बताई, HTML के अंदर एरर नहीं मिलेगा, JS के अंदर एरर मिलेगा। लेकिन वो काम ही नहीं करेगा। HTML के अंदर हाँ ये काम नहीं करेगा हमारा, बस ये एरर नहीं देगा हमें। ठीक है, तो इसलिए ये होता है इसके अंदर ज्यादा मसला बन जाता है फिर, कि हमें ये पता भी नहीं चल रहा था कि यार मसला हमने क्या खड़ा कर दिया, या फिर जो ये काम भी नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए इसके कुछ रूल्स हैं बस जो कि हमें पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके मेनली अपना यूज कर रहा हूँ कैमल केस, जो कि होगा फर्स्ट पैरा, डन है। फर्स्ट पैरा को टारगेट किया, यहाँ पे आके उसने एक्सेस कर लिया। तो आईडी का हमने क्या रूल देखा यहाँ पे, कि एक एलिमेंट को सिर्फ एक आईडी मिलनी चाहिए और उसके बाद वो आईडी किसी और एलिमेंट को मिलनी नहीं चाहिए। ये हमारे पास आईडी होती है, डन है। अच्छा जी, और लाइक मैं ये नहीं काम कर सकता फर्स्ट पैरा और माई फर्स्ट पैरा, आप स्पेस करके अपना कोई सेकंड आईडी नहीं ऐड कर सकते उसके अंदर, या फिर ऐसा भी होना चाहिए कि आप प्रॉपर एक पूरा एट्रीब्यूट ही सेपरेट ऐड कर दो आईडी के नाम से, वो भी नहीं होगा आपका। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते। तो एक एलिमेंट को सिर्फ एक आईडी, फिर वो आईडी किसी और एलिमेंट को नहीं, और आप कह सकते हो कि इसको आप अपने NIC के साथ कंपेयर कर सकते हो। आपके ऊपर NIC का जो आपका NIC का नंबर होता है 35201 वाला, वो कभी मैच नहीं करता किसी दूसरे यूजर के साथ, ऐसी है ना, वो कभी भी मैच नहीं कर सकता किसी दूसरे यूजर के साथ, वो एक स्पेसिफाई है। तो इसलिए आईडी भी कुछ उसी तरह का काम करती है, ये आइडेंटिफाई कर रही है इस एलिमेंट को, डन है। इसके अपोजिट हमारे पास क्लास होती है। क्लास क्या काम करती है, आप एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हो और फिर सेम क्लास दूसरे एलिमेंट्स को भी दे सकते हो। हमारे पास क्लास वो होती है, जैसे कि मैंने पहले पैराग्राफ तो चलो इतना दे दिया, मैं इसको भी क्लास दे सकता हूं, बट मैं इसको नहीं दे रहा हूं। यहाँ पे मैं आगे इधर आता हूं और एज एन एट्रीब्यूट ही मैं चीजें ऐड कर रहा हूं। यहाँ पे एट्रीब्यूट से मैं उसको टारगेट करूंगा, इधर आकर मैं अपना ऐड करता हूँ क्लास। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड पैरा क्लास, इसको लिख देते हैं, नाम ही है ना, सेकंड पैरा क्लास, ये मैंने ऐड कर दिया। और अगर मैं इसको आकर यहाँ पे टारगेट करता हूँ, और क्लास को आप टारगेट करते हो यहाँ पे आके अपने पीरियड के थ्रू, पीरियड आप डॉट को कहते हो अपने, ठीक है, डॉट का जो नाम है ओरिजिनल वो पीरियड होता है। तो आप क्या काम करते हो, आप अपना पीरियड डालते हो यहाँ पे,
डॉट का और उसके बाद अपनी क्लास का नाम। मेरी क्लास का नाम क्या है? सेकंड पैरा क्लास, ये मेरी क्लास का नाम है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी HTML और हमारी CSS जो है ना केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव इस तरह से कि मैंने सेकंड पैरा क्लास में ये P और C कैपिटल में लिखा हुआ है, अगर मैं यहां पे आके जो है ना P और C को स्मॉल कर देता हूं तो ये मेरा काम नहीं करेगा, मेरा ये काम नहीं करेगा। केस सेंसिटिव है ये। अगर मैं इसको आकर बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करने की कोशिश करूं ना, येलो, सेव करो ब्राउजर में आओ, तो अप्लाई नहीं हुआ मेरा वो, ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। तो हमें बिल्कुल सेम स्पेल रखने हैं, पी का पैरा का P कैपिटल, क्लास का C कैपिटल, और अब ये आ चुका है हमारे पास। डन हो गया, कोई मसला? अब मैंने क्या काम किया, अपनी क्लास दे दी है एक एलिमेंट को यहाँ पे आके। अब मैं क्लास का यही रूल है कि आप एक क्लास दूसरे एलिमेंट्स को भी दे सकते हो, और फिर सेम आप एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हो। लाइक मैं स्पेस करके एक और क्लास ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर रहकर, जैसे अनदर क्लास, ऐसे मैंने नाम रख दिया है। अब क्या होगा, मैं इस अनदर क्लास को भी यहाँ पे आके टारगेट कर सकता हूँ। क्लास को किस तरह से टारगेट करना है हमें? डॉट के थ्रू। मैं करूँगा मेरा डॉट अनदर क्लास, एन अदर और क्लास, और मैं यहाँ पे आके भी जो है ना अपना बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कोई ब्राउन का। मुझे जरा बताएंगे एलिया, बैकग्राउंड कलर कौन सा अप्लाई होने वाला है मेरे उस पैराग्राफ के ऊपर, सेकंड वाले पैराग्राफ के ऊपर? येलो या ब्राउन? एलिया किसका नाम है यहाँ पर? ब्राउन अप्लाई होने वाला है। जरा इसका पूरी डिटेल बता दें हमें जल्दी से। एलिया, मैं आपकी खामोशी सुनूं? स्पेल सेम है, स्पेल ठीक है, सही है। फिर आगे, अच्छा फिर सही हो गया। एंड पे तो अगर मैं एंड पे ना लगाऊं, इसको मैं ऊपर लगा दूं, तो अगर मैं इसको जो है ऊपर कर देता हूं तो लाइक यहाँ पे इसको मैं कर दूं तो इसमें अब येलो हो जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर ना करूं, येलो यहाँ पे कर दूं, फिर क्या होगा? ब्राउन या येलो? येलो होगा। क्यों? ओवरराइट हो जाता है, सिंपल ये वर्ड यूज सुनना चाह रहा था मैं, ओवरराइट हो जाता है हमारा एलिमेंट, ठीक है। जो भी आपका बाद में आप लिखते हो वो पिछली सारी प्रॉपर्टीज को ओवरराइट कर देता है यहाँ पे आके। तो मैंने डॉट अनदर क्लास को यहाँ पे आके टारगेट किया, और इधर आकर मैंने इसको कलर दे दिया ब्राउन का, तो ब्राउन कलर फिर अप्लाई हो जाएगा, इसके ऊपर येलो कलर हट जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है। वापस से अगर वही जो है मैं येलो वाले को नीचे रख देता हूँ, तो अब मेरा येलो वाला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आके। डन है। आपकी ओवरराइट कर रहे होते हैं प्रॉपर्टीज को, और अगर आप एक ही अपने सिलेक्टर के अंदर आकर सेम प्रॉपर्टी दोबारा अप्लाई करते हो तो उसको भी ओवरराइट करता है। अगर मैं यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देता हूं, अब एक्वा अप्लाई हो जाएगा। सेव करें, यहाँ पे एक्वा आ जाएगा। अगर मैं एक्वा को ऊपर कर देता हूं, येलो को नीचे करता हूं, तो येलो आ जाएगा। नहीं आया कोई भी? आ गया था यार, येलो आ गया था। मैं शायद मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई थी यार। सर क्लास के साथ हम आईडी यूज कर सकते हैं? अब इस पर मैं आता हूँ। क्लास के साथ हम लोग आईडी यूज कर सकते हैं, पर पहले ये चीज बताओ, ये क्लियर हो गई हमें? आईडी और क्लास का, एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस मिल सकती हैं, और फिर सेम क्लास किसी और एलिमेंट को भी मिल सकती है। लाइक मैं क्लास इधर भी आता हूँ तीसरे पैराग्राफ के अंदर, और इसको भी मैं क्लास देता हूँ अनदर क्लास। सही है, सेम क्लास हो गई हमारी। सेव करो, ब्राउजर में आओगे अगर आप लोग, तो वही सेम प्रॉपर्टीज जो है ना अप्लाई हो जाएंगी, ब्राउन वाली ही उसके ऊपर भी। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे आके मैं जरा चेक करूँ। ब्राउन वाला, हाँ अनदर क्लास वाला उसने अप्लाई कर दिया। ब्राउन मैंने जो दिया हुआ था वो उसने अप्लाई किया मेरे थर्ड वाले के ऊपर भी, ठीक है। काम कर गया मेरा। अब मुझे इसमें बताओ कोई मसला है किसी को भी? डन है। और आपका ये है कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक या दो ही क्लासेस दे सकते हो। एलिमेंट्स को जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो 5-5, 10-10 क्लासेस दे देते हैं ऐसे ही। एक क्लास के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं, दूसरी के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड कर देते हैं, फिर तीसरी के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड कर देते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, वो आ जाएगा हमारे पास। अच्छा मैं यहाँ पे आके सिर्फ प्रॉपर्टीज यही ऐड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, कलर की, क्योंकि अभी हमें और कुछ प्रॉपर्टीज का पता नहीं है। मैं इसकी हर एक प्रॉपर्टी जो है ना, उस पर मैं पूरी आके क्लास रखूंगा, ऐसी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सब पर एक प्रॉपर क्लास होने वाली है। फिलहाल के लिए बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के ऊपर भी एक पूरी क्लास है आगे जाकर। फिलहाल हमारा जो काम है ना, वो है ये CSS का,
कि CSS काम किस तरह से कर रही है हमारी, ठीक है ना। तो यहां तक हमें पता चल गया कि क्या क्या हुआ। सेलेक्टर बाय एलिमेंट टैग हो गया, सेलेक्टर बाय आईडी हो गया, फिर हुआ हमारे पास क्या, Selected by class. सेलेक्टर बाय क्लास, सेलेक्टर बाय क्लास, सही है। अब एक चौथा एलिमेंट आता है हमारे पास, वो होते हैं मल्टीपल ग्रुप, या कह सकते हो सेलेक्ट बाय ग्रुप। और नाम से पता चल रहा है ये क्या काम करेगा, पूरे पूरे मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट एक साथ कर लेगा। लेट्स सपोज मैं यहां पे आ जाता हूं और मैं अपना एक फुटर का भी टैग ऐड कर देता हूं। इस डिव के बाद मैं अपना एक फुटर का टैग ऐड करता हूं, और इस फुटर का नाम, फुटर के अंदर मैं अपना वो HTML की एंटिटी को यूज करने वाला हूं। यहां पे आके कॉपी किस तरह से लिखते थे हम लोग, वो कॉपीराइट का जो सिंबल था छोटा सा, कॉपीराइट का सिंबल, हाँ HTML की एंटिटी हमने पढ़ी थी ना, हमेशा हर वेबसाइट के अंदर आपको वो कॉपीराइट का सिंबल एक जरूर मिलेगा। तो वो क्या था, पी का टैग यूज करने की जरूरत नहीं होती है, वो तो मैंने बस आपको ऐसे उसका स्ट्रक्चर बताने के लिए दिया था। पी का टैग तो पैराग्राफ होता है, मैं डायरेक्ट अपने फुटर के अंदर आकर अपना एम्परसेंड डालूंगा और कॉपी लिख दूंगा, तो ये मेरा वही बन चुका है HTML की एंटिटी। इस सिंबल की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो इसको अगर मैं बोल देता हूं कॉपीराइट ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड, और उसके बाद 2022 भी लिख देते हैं यहां पे आके, डन है। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूं वो आपको दिखा रहा हूं कि मल्टीपल एलिमेंट्स को किस तरह से टारगेट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आके हम लोग क्या काम कर सकते हैं, लेट्स सपोज मुझे क्या काम करना है, मैं यहाँ पे आके अपना एक सेक्शन का भी टैग ऐड कर रहा हूँ, सेक्शन का, और इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं लॉरम करके, डन है। लॉरम करके मैंने इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड किया और फुटर ऐड कर दिया। अब क्या हो कि मैं दोनों को एक साथ टारगेट करना चाह रहा हूं, कर सकता हूं मैं टारगेट। हमारे पास एक चौथा सेलेक्टर होता है, हम लोग उसको यूज करते हैं, और मैं एक और अपना यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूं, और वो क्या होगा, सेलेक्टर बाय ग्रुप कह लो इस चीज को, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, पहले अपने सेलेक्टर का नाम लिखते हैं। मैं किस किस को ये प्रॉपर्टी देना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं मेरे सेक्शन को और फुटर को। आज जो तो मैं बोलूंगा मेरा सेक्शन जो है ना एक, और कॉमा, सेक्शन और कॉमा। कॉमा का मतलब ये है कि सेक्शन और मेरा फुटर, ये दोनों को टारगेट कर लो। मैंने टारगेट कर लिया इन दोनों को। ऑब्वियसली मेरे पास सिर्फ दो नहीं हो सकती, और बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मैं एक ही कॉमा ऐड करता जाऊंगा और उनके नाम लिखता जाऊंगा वहां पे जाके। इसके ऊपर आकर अगर मैं कोई बैकग्राउंड कलर अपना दे देता हूं, यहां से कोई भी टारगेट कर लो, ब्लू वॉलेट टारगेट कर लो, तो दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाना चाहिए। और ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो चुका है, ये मेरा सेक्शन था और ये नीचे मेरा फुटर था, ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो चुका है। कलर अगर इसका व्हाइट करना है तो वो भी कर लो, कंट्रोल जी में करूंगा यहाँ पे, पहले तो मैंने F गलती से लगा दिया। कलर इसका व्हाइट करो और इसको सेव करो, तो ये कलर इसका व्हाइट हो जाएगा। तो मेनली हमारे पास कोई 4 तरह के होते हैं सेलेक्टर्स, जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें बताओ कोई मसला किसी को भी। सेक्शन जो है, सेक्शन किस लिए यूज करते हैं? हम लोग अपना एक बेसिक कह लो कि सेक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कार्ड्स होते हैं। वो तो डिव हो गया, सेक्शन के लिए डिव हमारे पास हमारा एक कंटेनर बनाने के लिए यूज होता है, एक तरह का कंटेनर बनाने के लिए। लेकिन ये दोनों तो एक ही चीज, एक ही सेक्शन बन रहा है, यानी कि फुटर और ये सेक्शन। मैंने एक सेक्शन बना दिया है, मैंने बनाया, लेकिन ऐसे बनता नहीं है, वो सेपरेट, दोनों सेपरेट चीजें हैं ये, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास कुछ चीजें कवर हुई हैं। हमने अपनी बेसिक CSS देखी है कि CSS काम किस तरह से कर रही है। CSS के हमने टोटल 3 टाइप्स देखी हैं, और उसके बाद उनको हमने अप्लाई कर देखा है कि कौन सी CSS किसके ऊपर प्रेसिडेंस लेती है। और उसके बाद हमने देखा है कि सेलेक्टर्स क्या काम करते हैं, कितने तरह के हमारे पास सेलेक्टर्स होते हैं। मेनली 4 होते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सेलेक्टर्स हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं आगे। सिर्फ ये एक्सटर्नल यूज करेंगे? देखो तीनों यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली प्रेफर एक्सटर्नल को किया जाता है। पूछें सर। दूसरा ये जो हमने जो यूज़ किया है एक्सटर्नल, उसमें हमने स्टाइल नहीं लगाना था, सीधे फेंक दो अपने CSS को, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, एक सेकंड यार, बस क्लास को एंड करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। किसी को कोई मसला है यहाँ तक आके ना, आंसर क्या सर? मसला है कोई? नहीं सर। क्लियर हो गया सबको? यस सर। डन है, बस डन है। फिर यहाँ पे हम लोग आज की क्लास जो है ना एंड करते हैं बस।